कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शाओजी अपने पास से 4 इनर डिसाइपल्स को मिंग को मारने के लिए भेजता है और वो चारों भी जाकर लैंसू को किडनैप करके बैक माउंटेन पर ले जाते हैं। जबकि उसकी दोस्त पिंग को वहाँ पर भेजते हैं मिंग को लाने के लिए और वो मिंग को जाकर बताती है कि तुम्हारी दोस्त लैंसू को किसने किडनैप कर लिया है। मिंग भागता हुआ बैक माउंटेन की तरफ जाता है ताकि वो लैंसू को बचा सके। मिंग उसे वार्निंग देती है कि वहाँ पर 4 इनर डिसाइपल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम उन सबका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन मिंग उसे कहता है मुझे उन सबको बचाना ही होगा। यहीं पर बैक माउंटेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उन चारों ने लैंसू को एक दरख्त के साथ बांध रखा होता है। साथ ही उन चारों का ठड़कपना भी जाग जाता है और वो कहते हैं ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, एक बार हम उस लड़के मिंग को मार दें, उसके बाद कुछ मजे करेंगे। और साथ ही उन्हें कुछ महसूस होता है जैसे कि मिंग वहाँ पर आ गया है। वो सारे पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमारा टारगेट आ चुका है। मिंग वहाँ पर एक जबरदस्त हीरो वाली लैंडिंग करता है और उनसे कहता है लैंसू को जाने दो। वो लड़के उसे कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जुनलाओ को क्या मार दिया, तुम सारे इनर डिसाइपल्स को बहुत ज्यादा वीक समझने लग गए हो, तुम हम सबको इग्नोर नहीं कर सकते। जुनलाओ को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम्हें लगता है कि तुम हमें भी मार सकते हो। मिंग उनसे कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। मोटा लड़का आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे क्या चाहते हैं। और साथ ही वो जमीन पर थूकता है और कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इसे चाटना शुरू करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम तुमसे क्या चाहते हैं। लैंसू मिंग से कहती है प्लीज मिंग यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो साथ ही उसके चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है और कहता है तुम अपनी बकवास बंद रखो। मिंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आज तुम्हें सब की कीमत चुकाना होगी, जो भी तुम जहाँ पर कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लैंसू पर हाथ उठाने की। मोटा इनर डिसाइपल उसे कहता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है पर तुम अपने आप आकर इसको नहीं चाटते तो फिर मुझे तुम्हें मजबूर करना होगा। वो मिंग के ऊपर अपनी स्पिरिट एनर्जी से अटैक करता है, लेकिन मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए उसे डॉज कर लेता है। लेकिन उसी वक्त एक लड़का पीछे से उस पर अटैक करता है। मिंग उसे कहती है मास्टर एक लड़का आपके पीछे है। मिंग जल्दी से उसके अटैक को भी डॉज कर लेता है, लेकिन उसी वक्त तीसरा फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मिंग से कहती है मास्टर एक आपके पीछे है। मिंग कहता है अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैं अपने फ्लैश टैप को यूज नहीं कर पाऊंगा। और उस लड़के का पंच सीधा मिंग के चेहरे पर लगता है और मिंग पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है सिर्फ एक ही पंच से। वो तीनों इनर डिसाइपल उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारी स्पीड हमसे बहुत ज्यादा है, इसी वजह से तुम आउटर रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आ गए हो, लेकिन हमारे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मिंग जल्दी से अपने पास से मार्शल कॉइन निकालता है और कहता है क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने मार्शल कॉइन को एक्टिवेट करता है साथ ही उसकी एक्टिवेशन फेल हो जाती है और उसका मार्शल कॉइन उसके हाथ से गिर जाता है। एक इनर डिसाइपल आगे बढ़ता है और उसे सर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और कहता है तुम अब मार्शल कॉइन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ तुम्हारे पर अटैक किया था जब मैंने तुम्हें अपना पंच मारा था। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ पर चलने फिरने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मेरिडियंस बर्बाद हो जाएंगी और तुम दोबारा कभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा नहीं कर पाओगे। मोटा इनर डिसाइपल भी उसे कहता है मेरे लिए ये बात बहुत ज्यादा आसान थी तुम्हारे मार्शल कॉइन के अटैक को डॉज कर सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मार्शल कॉइन को यूज कर सकते हो। फिर वो मोटा इनर डिसाइपल सीधा लैंसू के पास चला जाता है और कहता है मैंने काफी अरसे के साथ किसी लड़की के साथ मजा नहीं किया, खास तौर पर इस तरह की खूबसूरत लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं किया। आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मिंग चिल्लाकर उसे कहता है रुक जाओ, अगर तुमने उसके साथ कुछ किया तो मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। दूसरे लड़के ने उसको सर से पकड़ रखा होता है। वो मिंग को जमीन के अंदर गाड़ देता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर मरने वाले हो और तुम इस लड़की की इज्जत लुटते हुए अपनी आंखों के सामने देखोगे। मोटा लड़का उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो और साथ ही वो लैंसू के ऊपर वाले कपड़े फाड़ देता है और वो हंसते हुए मिंग से कहता है मैं तुम्हारे सामने सब कुछ करूंगा, तुम आज अपने सामने देखोगे। लैंसू भी चिल्लाना शुरू कर देती है जबकि मिंग बार बार सिर्फ एक ही लफ्ज कह रहा होता है मार डालूंगा और साथ ही उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। मिंग की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं और वो अभी भी यही कह रहा होता है मैं तुम सबको मार डालूंगा। और उसी वक्त दिखाते हैं मिंग की बॉडी से एक एनर्जी का बना हुआ बड़ा सा डीमन निकल आता है। वो चारों भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ अपने डिसाइपल स्टेज पर है, फिर इसकी बॉडी से ये सारा ऑरा कैसे निकल सकता है। वो चारों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि इसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो डोमिनेटर लेवल की है। मोटा डिसाइपल उन सबसे कहता है डरने की जरूरत नहीं है, सभी लोग मिलकर आगे बढ़ो, इस पर अटैक करो, इसे मार डालो। उनमें से 2 लड़के पहले आगे बढ़ते हैं और मिंग पर अटैक करने लगते हैं, जबकि मिंग अभी भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है मार डालूंगा। और साथ ही वो अपने बड़े से डीमन के पंचेस को यूज करते हुए उन दोनों को अपने दोनों पंचेस के दरमियान में पीस देता है और 4 में से 2 वहीं पर मर जाते हैं। जबकि तीसरे वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसने सिर्फ एक ही हिट से उन दोनों डिसाइपल्स को मार डाला जो कि इनर स्टेज पर थे। मोटा इनर डिसाइपल उससे कहता है चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इसकी इनर बॉडी अभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुमने इसकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी डाली थी उसको जल्दी से एक्सप्लोड कर दो, इसकी बॉडी को अंदर से फोड़ दो। वो उसे कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए मिंग की बॉडी के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको फोड़ देता है। उस नेगेटिव एनर्जी के ब्लास्ट होने की वजह से मिंग के एक साइड का कंधा काफी ज्यादा
जख्मी हो जाता है। जैसे मिंग जख्मी होता है, दूसरे वाला मोटा इनर डिसाइपल जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जंप करते हुए उसके ऊपर अपने पास से एक नेल फेंकता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। लेकिन मिंग अपने बड़े डीमन के हाथ को यूज करते हुए उसके उस नेल को हवा में पकड़ लेता है। मोटा इनर डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने ऐसा कैसे कर लिया, अगर कोई वॉरियर लेवल का बंदा भी मेरे सामने होता तो वो भी मेरे इस नक्टर्नल नेल को नहीं पकड़ सकता था। मिंग उसके नेल को नीचे फेंकने के बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो उसे अपने हाथ में पकड़कर पिचकारा होता है और साथ ही उसे पटक कर नीचे की तरफ फेंक देता है जहाँ पर दूसरे वाला खड़ा होता है। वो मोटा इनर डिसाइपल जाकर तीसरे वाले के साथ टकराता है जो कि पहले से नीचे खड़ा था और नीचे ग्राउंड भी टूट जाता है। इतना जबरदस्त बैंग होता है। साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो मोटे वाला डिसाइपल जो कि दूसरे वाले के ऊपर गिरा था, नीचे वाला मर जाता है लेकिन मोटे वाला अभी जिंदा होता है लेकिन काफी ज्यादा जख्मी होता है। इनको लगता है कि शायद वो भी मर गया है। वो भागता हुआ लैंसू के पास चला जाता है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर चलना फिरना बंद करो वरना तुम्हारी इंजरीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर लैंसू वहाँ पर बंदी रो रही होती है उसी वक्त मिंग के ऊपर पीछे से अटैक होता है। वो मोटा लड़का फिर से उठकर आ जाता है और अपनी स्पिरिट फोर्स को यूज करते हुए मिंग के ऊपर किक मारता है और साथ ही अपने पाँव से उसे ग्राउंड के अंदर दबाना शुरू कर देता है। मोटा इनर डिसाइपल उसे कहता है शाओजी रन की एडवाइस को मैंने मान लिया था और उसके कहने के मुताबिक मैं अपने पास एक लाइफ सेविंग टेलिस्मैन लेकर आया था, ये काफी ज्यादा काम आ रहा है। और साथ ही वो अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाता है और हंसते हुए कहता है अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। लेकिन जैसे वो अपने पाँव को उसके सर पे मारने वाला होता है उसी वक्त लैंसू चिल्लाकर कहती है नो। और सेम उसी वक्त उस मोटे इनर डिसाइपल के ऊपर कोई और अटैक करता है। वो एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसका नाम 100 स्टेप बॉक्सिंग होता है। वो मोटा इनर डिसाइपल भी इस टेक्निक को पहचान जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि इसकी हेल्प कर रहा है। 100 स्टेप बॉक्सिंग तो ये एक एल्डर लेवल की टेक्निक है, इनर डिसाइपल्स इसको यूज नहीं कर सकते। उसके ऊपर इतने ज्यादा पंचेस लगते हैं कि उसकी बॉडी साथ ही डिस्टॉर्ट हो जाती है और वो मोटा इनर डिसाइपल भी मर जाता है। मिंग बिमिंग से पूछता है क्या तुम्हें पता है ये किसने किया है। बिमिंग उसे कहती है हेडसन सेक्टर के इनर कोड के इनर एल्डर ने ये किया है जिनका नाम गोंगसन है। मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मास्टर जहाँ पर भी हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हेल्प की है। जबकि मास्टर गोंगसन को भी दिखाते हैं जो कि ऊपर खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा ट्रबल मेकर है, मुझे तो लगा था कि जिंग चैंग इसकी हेल्प कर रहा है इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए कैसीनो में गैम्बलिंग खेलने के लिए चला गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लड़का यहाँ पर मरने वाला है। कर मैं टाइम पर आ गया और इस लड़के को बचा लिया, वरना मैं मास्टर फू को क्या जवाब देता। मिंग आगे बढ़ता है और लैंसू की रस्सियां खोल देता है। लैंसू से कहती है क्या तुम ठीक हो। मिंग उसे कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गई हो। लैंसू जल्दी से उसके गले लग जाती है और कहती है अब तुम्हारे पास मौका था, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकते थे लेकिन तुमने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है, मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ खुशी खुशी गुजार सकती हूँ। जबकि मिंग सोच रहा होता है इस लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि ये सारे लोग मुझे मारने के लिए आते हैं, इसके लिए नहीं। मिंग लैंसू से कहता है लैंसू तुम मेरे साथ मेरे रूम में आकर रहो। लैंसू से धक्का देते हुए शर्माते हुए जल्दी से पीछे हट जाती है और कहती है नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, जी बहुत ज्यादा जल्दी है। मिंग उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इस डॉर्मेट्री में अकेले रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे रूम में आकर रहो। बिमिंग मास्टर से कहती है हाँ मास्टर, और वैसे भी आपको इसे डेली किस भी तो करना है। मिंग भी चिल्लाकर कहता है हाँ मुझे डेली किस भी तो करना है। लैंसू उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और कहती है इस बात का क्या मतलब है। मिंग ने क्योंकि गलती से उसके सामने जो बात कर दी थी वो उसको मनाने की कोशिश करता है और कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, मैं तो बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे साथ आकर मेरे रूम में रहो, तुम मेरे बेड पर सो जाना, मैं नीचे जमीन पर सो जाया करूंगा। लैंसू उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देती है और कहती है चलो फिर ठीक है हम दोनों एक साथ रहते हैं। लैंसू से कहती है लेकिन क्या मुझे आज ही रात तुम्हारे साथ जाना है। मिंग से कहता है हाँ हमें आज ही रात जाना है, हो सकता है कि कोई और भी तुम पर अटैक करने के लिए आए, तुम्हारी डोमेट्री के एडमिनिस्ट्रेटर को बाद में इस बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। लैंसू से कहती है लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा इनर डिसाइपल्स को अपना दुश्मन बना लोगे, अब मैं सभी से कहाँ तक बचती फिरूंगी, इसलिए अब मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ हो मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। लैंसू वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देती है। मिंग उसकी तरफ देखता और कहता है इसकी बात बिल्कुल ठीक है, हम दोनों में एक बहुत बड़ा पावर गैप है, मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, लैंसू को भी पावरफुल होना होगा, मुझे इसकी भी कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा। मिंग जल्दी से अपने पास से वही वाली हड्डी निकालता है जिसके साथ बिमिंग उसे पीटती रही है। मिंग लैंसू से कहता है अब तुम अपनी डिसाइपल स्टेज की 6th ग्रेड पर पहुंच चुकी हो, मुझे लगता है कि तुम्हें बोन फोर्जिंग की टेक्निक को मास्टर करना होगा और उसके लिए मुझे तुम्हें इस हड्डी के साथ मारना होगा। लैंसू से कहती है अच्छा ठीक है मुझे ये दिखाओ तो जरा, मैं खुद इसको चेक करके देखती हूँ कि इससे कैसे मुझे दर्द ज्यादा होगा। उस हड्डी को अपने हाथ में पकड़ती है और साथ ही अपनी बॉडी के साथ लगाती है तो वो साथ ही अपनी बॉडी को रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है और वो उससे कहती है ये वाला स्किल तो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन मुझे इसे अपनी बॉडी को मारने की क्या जरूरत है, ये तो ऐसे रिफाइन हो रही है। मिंग ये देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है बिमिंग ये कैसे हुआ, मैं तो पूरे 9 दिन तक तुमसे मार खाता रहा हूँ लेकिन फिर ये इसको ऐसे कैसे रिफाइन कर सकती
लगती है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर मैंने आपसे कहा था ना कि इसके पास बहुत ही प्योर बॉडी है, ये एक हॉली बॉडी वाली लड़की है, इसलिए ये किसी भी स्किल को ऐसे मास्टर कर सकती है, इसको मार खाने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डल और बेकार थी, आपकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को ऐसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, इसीलिए मुझे आपको मारना पड़ा। बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर आपकी बॉडी और एक प्योर बॉडी के दरमियान में कोई कंपैरिजन नहीं है, ये लड़की आपसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 34 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग लैंसू को अपने साथ अपने रूम में ले आता है और साथ ही वो अपने पास से उसी हड्डी को निकालता है जिससे उसने अपनी बोन फॉर्जिंग की टेक्निक को कंप्लीट किया था। लेकिन लैंसू को उस हड्डी को अपनी बॉडी के ऊपर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही उसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। बिमिंग यहाँ पर अपने मास्टर को बताती है क्योंकि इसके पास एक प्योर बॉडी है, इसलिए ये आसानी से ये सब कुछ कर पा रही है। अब इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा बेकार है। ये सुनकर मिंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का होता है। मिंग जब कैपिटल सिटी गया था तो वहाँ से वो एक क्रिस्टल खरीद कर लाया था जिसे जैंग क्रिस्टल कहते हैं। वो उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि वो जिन एंड जैंग मैरो वॉशिंग टेक्निक को कंप्लीट कर सके। मिंग कहता है, मैंने अपनी इस मैरो वॉशिंग टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है, अब मैं ग्रेड 8 का डिसाइपल बन चुका हूँ। उसी वक्त उसे दूसरे रूम से एनर्जी निकलती हुई नजर आती है। वो वहाँ पर जाता है और लैंसू की तरफ देखता है। लैंसू ने भी अपनी बोन फोर्जिंग टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है, वो भी सिर्फ 3 दिन में। मिंग दीवार के साथ छुपकर उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है, इसने सिर्फ 3 दिन में अपनी इस टेक्निक को कंप्लीट कैसे कर लिया। अब ये ग्रेड 7 की डिसाइपल बन चुकी है, इसने लेवल अप कर लिया है, मुझे तो ये सब कुछ करने में 10 दिन लगे थे। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है, मास्टर ये बात तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जितनी जल्दी वो अपने आप को लेवल अप करेगी उतनी जल्दी उसकी बॉडी एक होली बॉडी बन जाएगी और उसकी बॉडी की कंस्टिट्यूशन भी चेंज होती जाएगी। और इस बात का फायदा सबसे ज्यादा आपको होने वाला है। जब आप इसके साथ डुअल कल्टीवेशन टेक्निक को परफॉर्म करेंगे तो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग उसके पास चला जाता है और अपने पास एक स्क्रोल निकालता है और साथ उसके पास एक जिन स्टोन भी होता है। मिंग ने उस शॉप में से अपने लिए जैंग स्टोन खरीदा था, जबकि इसके लिए एक जिन स्टोन खरीदा है। मिंग उसे कहता है, तुमने बोन फॉर्जिंग को कंप्लीट कर लिया है, अब तुम मैरो वॉशिंग टेक्निक को परफॉर्म कर सकती हो। लैंसू उसके हाथ से वो स्क्रोल साथ ही वो क्रिस्टल भी ले लेती है और कहती है, ये कौन सी टेक्निक है। मिंग उसे कहता है, ये एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, तुम्हें इस क्रिस्टल को यूज करते हुए इस स्क्रोल के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उस तरीके के मुताबिक इस जिन क्रिस्टल की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लो, यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करो, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। लैंसू उसे कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो और क्या करने के लिए जा रहे हो। मिंग उसे कहता है, मेरी जी फैमिली वालों ने कितनी बार मेरे पर सेशन भेजकर मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि अब मुझे वहाँ पर वापस जाना चाहिए और उनके साथ अपने मसलों को हल करना चाहिए, वरना वो लोग इसी तरह किलर्स भेजते रहेंगे और शायद एक दिन तुम्हें भी इससे नुकसान पहुँचे। नेक्स्ट सीन जी फैमिली का दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर के सामने सारी जी फैमिली जमा होती है। वो उन सब से कहते हैं, ब्लड क्लोक वालों ने कहा है कि उन्होंने मिंग को पॉइजन दिया था, ये लगता है कि उसके पीछे बहुत ही पावरफुल लोग हैं, इसी वजह से उसने पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर लिया है। तो अब उन्होंने फिर से अपनी डिमांड को बढ़ा दिया है। पहले वो हमसे सिर्फ 500 केजी मांग रहे थे, लेकिन अब वो हमसे 1500 केजी मांग रहे हैं और साथ में उन्होंने हमें धमकी भी दी है, अगर हम उनको 1500 केजी नहीं देंगे वो हम सब लोगों को मार डालेंगे। जी फैमिली के सारे मेंबर ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये क्या बात हुई, अगर हम उनको 1500 केजी देते हैं तो फिर हम लोग खाएंगे कहाँ से, हम सब लोग तो भूख से मर जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। यहीं पर जी फैमिली के एक और एल्डर को दिखाते हैं जिसका नाम वैन लियांग जी होता है। वो उन सब से कहते हैं, मैंने सुना है कि मिंग बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, इसने आउटर डिसाइपल लिस्ट के रैंकिंग नंबर 1 पर अपने कदम जमा लिए हैं। तो मिंग की मंथली इनकम हमारी पूरी जी फैमिली की सालाना इनकम से बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन वो अभी भी हमारी जी फैमिली का हिस्सा है। तो क्या कहती हो, अगर हम सब लोग उसको वापस ले आए, ये हमारी जी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दादाजी उसे कहते हैं, वैन लियांग तुम्हारी बात करने का क्या मतलब है, क्या तुम उस लिटिल बास्टर्ड को वापस लेकर आना चाहते हो, क्या तुम भूल चुके हो उसने हमारे साथ क्या किया है। वैन लियांग उठकर खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, मिंग एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन तुम हमेशा उसको मारने के पीछे क्यों लगे रहते हो। अगर तुम लोगों ने उसके साथ ये सब कुछ नहीं किया होता, अगर तुमने उसके फादर को नहीं मारा होता, वो कभी भी तुम्हारे से अपना बदला नहीं लेता। बाकी के जी फैमिली वाले भी वैन लियांग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो स्पिरिट फोर्स को रिलीज कर रहे हैं, लगता है ये वॉरियर लेवल तक पहुंच चुके हैं। वैन लियांग उन सबसे कहते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, 10 दिन पहले ही मैं अपने वॉरियर लेवल पर ब्रेक थ्रू करके पहुंचा हूँ। मैं जी हुई को बहुत ही अच्छे से जानता था, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा वीक था। अब जबकि मैं वॉरियर लेवल पर पहुंच चुका हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़े होकर उनको डिफेंड करूंगा। अगर इन लोगों ने जी हुई को मारा ना
होता तो जी हुई आज तक एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन चुका होता। दादाजी उसे कहते हैं, क्या तुम इस सारी बात का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो? वैन लियांग उनसे कहता है, आज ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। तुमने अपने बेटे जी शेंग को एक सेक्टर ज्वाइन करवाने के लिए अपने बेटे जी हुई की बलि चढ़ा दी, क्योंकि तुम्हारे उस जी शेंग से बहुत ज्यादा काबिल था। अगर तुमने फर्स्ट प्लेस पर जी हुई को नहीं मारा होता और उसके बेटे के साथ ये सब कुछ नहीं किया होता तो हमारी जी फैमिली आज बहुत ज्यादा ऊपर होती। तुम्हारी वजह से हमारी जी फैमिली की ये हालत हुई है। बाकी के सारे जी फैमिली वाले भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मास्टर वैन लियांग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारी वैन शेंग की गलती है, यानी कि दादाजी की गलती है। पर मिंग वाकई में इतना ज्यादा टैलेंटेड है, वो आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर फर्स्ट पर आ सकता है, जबकि आउटर डिसाइपल लिस्ट में हजारों की तादाद में बच्चे होते हैं। इसका मतलब तो यही है कि मिंग एक जीनियस है। आखिर हमारी जी फैमिली वाले इस जीनियस को मारना ही क्यों चाहते हैं? हमें तो अभी तक इस बात की समझ नहीं आई। हम लोग बार बार वहाँ पर किलर्स को भेज रहे हैं अपना इतना ज्यादा पैसा जाया करके, लेकिन अभी तक हमें इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया कि हम लोग उसको मारना क्यों चाहते हैं। दादाजी उन सबसे कहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, जी हुई ने हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से हमारी पूरी जी फैमिली को प्रोसिक्यूट कर दिया जाता। और मिंग को तो तुम लोगों ने देखा है, उसने मेरे बहुत सारे पोतों को मार डाला, साथ ही मेरे दोनों बेटों को भी मार दिया है। वो एक बागी है। मैं ये सब कुछ अपनी जी फैमिली को बचाने के लिए कर रहा हूँ। वैन लियांग उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, मुझे सब कुछ पता है। जी हुई ने जब हाउटियान सेक्टर को ज्वाइन किया था तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी, लेकिन तुमने उसे रोकने की बजाय उसे उस सेक्टर को ज्वाइन करने दिया ताकि तुम एक दिन जी शेंग के लिए उसको बलि चढ़ा सको और जी शेंग को हीटियान ग्रुप में ज्वाइन करवा सको। साथ ही मास्टर वैन लियांग उसे कहते हैं, तुम हमारी फैमिली के हेड होने के लायक नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गिव अप कर दो और इस लीडर की सीट से हट जाओ। दादाजी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन एल्डर वैन लियांग सभी से कहते हैं, तो ब्लड रिलेशन की बात की जाए, मिंग के साथ हमारा ताल्लुक एनशेंग से ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिंग को वापस ले आते हैं, जिससे वो हमारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो एक जीनियस है। उसकी वजह से हमारी फैमिली राइज करेगी। वो सारे मास्टर वैन लियांग की बात सुनने के बाद आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अगर हम लोग मास्टर वैन लियांग को अपना लीडर बना देते हैं ली फैमिली का, तो वो हमारे कानून में तब्दीली करके मिंग को वापस ले आएंगे, जिससे हमारी फैमिली राइज करेगी। और हो सकता है कि मैपल लीफ सिटी की तीनों बड़ी फैमिली से हमारी फैमिली ज्यादा राइज कर जाए, यानी कि ज्यादा बड़ी फैमिली बन जाए। वो सारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, हम सब लोग मास्टर वैन लियांग के साथ हैं। मास्टर वैन लियांग को हमारा नया लीडर बनना चाहिए। मास्टर वैन शेंग, आपको अपनी कुर्सी को छोड़ना होगा, आज से आप हमारे लीडर नहीं हैं। वहीं पर जी फैमिली के कुछ और एल्डर्स भी होते हैं। मास्टर वैन शेंग से कहते हैं, वैन शेंग, मुझे अफसोस है, ये सारे तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, अब तुम्हें लीडर की पोजीशन को छोड़ना होगा, तुम जी फैमिली के लीडर नहीं बने रह सकते। मास्टर वैन शेंग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम सब लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरी लीडर की सीट से हटाने की? जी फैमिली का लीडर मैं हूँ, मैं तुम्हें राइज पर लेकर जाऊंगा। मिंग की वजह से हमारी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। शायद तुम लोगों को इस बारे में नहीं पता, मेरा बेटा जी शेंग हीटियान ग्रुप का एक इनर डिसाइपल है और साथ ही एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन चुका है। जब मेरा बेटा जी शेंग वापस आएगा, तुम सब लोग मेरे सामने घुटने टेकोगे, फिर से मुझे कहोगे कि मैं तुम्हारा लीडर बन जाऊं, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। वो सारे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है ये बुढ़ा हमसे झूठ बोल रहा है। जी शेंग वाकई में मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन चुका है, तो हमने इस बारे में पहले क्यों नहीं सुना? लगता है ये सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस तरह का झूठ बोल रहा है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और मिंग अंदर आ जाता है। मिंग अंदर आते ही दादाजी से कहता है, तो इसका मतलब तुम जी शेंग के ऊपर रिलाई कर रहे हो कि वो तुम्हें आकर बचाएगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। दादाजी मिंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मिंग सीधा मास्टर वैन लियांग के पास जाता है और कहता है, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे डैड के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मास्टर वैन लियांग उसे कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा वीक था, जो पहले तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, इसलिए जो हो सका मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मिंग अपने दादाजी से कहता है, वैन शेंग, क्या तुमने 2 असैसिन्स को वहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजा था? दादाजी चिल्लाकर उसे कहते हैं, हाँ मैंने उन दोनों किलर्स को वहाँ पर भेजा था। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि वो दोनों तुम्हें मार नहीं सके, उन दोनों ने तुम्हें मार दिया होता। मिंग अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, मास्टर वैन शेंग को गले से पकड़ लेता है और साथ ही दादाजी से कहता है, लगता है कि ये आपके आखिरी अल्फाज थे जो आपने कह दिए। साथ ही मिंग हंसते हुए उसके गले को दबा देता है और उसकी गर्दन से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मिंग यहाँ पर अपने दादाजी को भी मार देता है, जबकि वहीं पर दादाजी के कुछ साथी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त मिंग पीछे की तरफ घूमता है और उनके ऊपर भी अटैक करता है, जिससे वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दादाजी मरने से पहले उसे कहते हैं, तुम भी नहीं बचोगे, जी शेंग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरी मौत का बदला जरूर लेगा। मिंग आगे बढ़ता है और दादाजी के सर के ऊपर अपना पाँव उठाकर कहता है, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? और उसके सर पे अपना पाँव मारकर उसका सर फोड़ देता है और यहीं पर वो अपने दादाजी को मार देता है। इस तरह मिंग का यहाँ पर बदला पूरा हो गया है, जबकि बाकी के सारे ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मिंग उन सब से कहता है, अगर उस दिन तुम लोगों ने यही हिम्मत दिखाई होती तो मेरे फादर आज जिंदा होते, तो तुम वैन शेंग के खिलाफ उस दिन खड़े होते। मिंग वहाँ से बाहर की तरफ चलता है और कहता है, हम सब के फोरफादर एक ही थे, लेकिन पता नहीं तुम सब लोग मेरी तरफ इतने ज्यादा कोल्ड क्यों हो? तुमने मेरे डैड को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। साथ ही मिंग जी वहाँ से बाहर
बाहर चला जाता है, जबकि मास्टर वैन लियांग कहते हैं वैन शेंग की एक छोटी सी गलती ने हमारी जी फैमिली को बाकी सारी फैमिली से बड़ा होने से रोक दिया। एक सीन फिर से 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। रेड सन सेक्टर के उस एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एलीट डिसाइपल्स रहते हैं। वहीं पर एक मास्टर वापस आते हैं। वो मास्टर रेड सन सेक्टर के एक इनर एल्डर हैं। साथ ही तो शाओजी के मास्टर भी हैं। मास्टर शाओजी के पास आते हैं और उससे पूछते हैं जब मैं यहाँ पर नहीं था तब यहाँ पर कुछ हास तो नहीं हुआ। शाओजी उनसे कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी हास नहीं हुआ। और साथ ही शाओजी मिंग जी को रिकमेंड करते हुए कहता है मिंग जी के नाम का एक लड़का है जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर आ गया है। मास्टर गांगसन उसे कहते हैं लेकिन आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर तो तुम्हारा छोटा भाई था। मुझे लगता है कि तुम दोनों के दरमियान में तो काफी फाइट चल रही होगी। अब तो तुम उस लड़के मिंग जी के खिलाफ हो गए। शाओजी कहता है जी मास्टर, काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए मैंने अपने बहुत सारे इनर डिसाइपल्स को मिंग जी को मारने के लिए भेजा था, लेकिन वो सारे मिंग जी के हाथों से मारे गए। मिंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, वो एक जीनियस है। साथ ही मुझे लगता है कि एक इनर एल्डर उसकी हेल्प कर रहे हैं। मास्टर गांगसन उसे कहते हैं कोई इनर एल्डर उसकी हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब ये मास्टर ब्याओफू का काम होगा, क्योंकि मैं पिछले आधे साल से यहाँ पर नहीं था रेड सन सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि मास्टर ने बहुत सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हुए हैं। शाओजी अपने मास्टर से कहता है लेकिन मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना प्लान रेडी कर लिया है। बहुत ही जल्दी हम लोग मिंग जी को एक प्लान में फंसाने वाले हैं और उसके बाद आप उस लड़के का पूरा फायदा उठा सकते हैं। हो सके तो आप उस लड़के को अपने साथ मिला लें, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड है और आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। मास्टर उसे कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तुम अपने भाई को हारने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन फिर भी तुमने मिंग के ऊपर अपने गुस्से को उतारने की बजाय उसे मेरे सामने पेश किया है ताकि मैं उससे फायदा उठा सकूं। मुझे तुम्हारी ये वाली बात बहुत ज्यादा पसंद आई। जब मैं रॉयल पैलेस में था वहाँ पर मैंने बहुत सारी हाई क्लास की मार्शल आर्ट स्किल्स को सीखा है। बहुत सारे तोहफे भी अपने साथ लेकर आया हूँ। ऐसे मुझे टाइम मिलता है मैं तुम्हारे लिए वो सारे डिजर्व कर दूंगा। मुझे सब कुछ डिजर्व करते हो। शाओजी मास्टर से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है, अपने प्लान को कामयाब बनाओ। मैं बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज सुनना चाहता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 35 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक नए मास्टर जिनका नाम गांगसेन होता है, जो कि शाओजी के मास्टर हैं। वो शाओजी के पास वापस आते हैं। शाओजी उनसे कहता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लान है और मैं मिंग को फंसाने वाला हूँ, और उसके बाद आप उसके पास जाकर उस लड़के को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। फिर मास्टर गांगसेन वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर गांगसेन के वहाँ से जाने के बाद एक इनर डिसाइपल वहाँ पर आता है और शाओजी से कहता है शाओजी तुम तो मिंग को मारना चाहते थे क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन फिर भी तुमने उसे अपने मास्टर को रिकमेंड कर दिया। मास्टर ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया, फिर तुम उसे नहीं मार पाओगे। शाओजी उसे कहता है मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है कि मास्टर ब्याओफू और बाकी के इनर एल्डर्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको मार नहीं सकता। अगर मैं उसे मार नहीं सकता तो फिर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। मैंने अपने मास्टर गांगसेन को इसलिए रिकमेंड किया है ताकि मास्टर मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाए। मैंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। मास्टर की नजर में मेरा स्टेटस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे मिंग हमारे मास्टर का एक स्टूडेंट बन जाएगा तो मेरे पास उसे मारने के बहुत सारे मौके होंगे। वैसे भी मिंग जी का मरना तो तय है, उसे मरना ही है। नेक्स्ट सीन मिंग के रूम का दिखाते हैं। मिंग दीवार के साथ छुपकर लेंसू की तरफ देख रहा होता है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर वो भी बैठी कल्टीवेट कर रही है, बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जाओ और जाकर उसे किस कर दो। मिंग उसे कहता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, लेंसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। बिमिंग उसे कहती है तो मास्टर मैंने तो आपको उस भिखारी की लिखी हुई ट्रिक्स वाली बुक भी दी थी कि आप उसको पढ़कर लड़की को पटा सकते हैं, लेकिन आप खुद ही उसको यूज नहीं करना चाहते। मिंग उसे कहता है वो मेरा स्टाइल नहीं है, मैं उस बुक को पढ़ के कुछ भी नहीं करने वाला। के अंदर तो बहुत ही गंदे गंदे तरीके लिखे हुए हैं, मुझे उनको पढ़ के बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उन सारे तरीकों को उसके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकता। बिमिंग उसे कहती है मास्टर मेरे पास एक और नया मेथड है। अपने पास से उस स्कॉर्पियन को निकालती है जो कि वो लोग उस पॉइजनस वैली में से लेकर आए थे। वो उसे कहती है मास्टर पहले मैं स्कॉर्पियन को आपके ऊपर छोड़ती हूँ जो कि आपको काटेगा, उसके बाद आपकी बॉडी से पॉइजन को निकालने के लिए लेंसू को आपको किस करनी ही पड़ेगी। ऐसे वो आपके साथ मुंह जोड़ेगी, आप उसके साथ चिपक ही जाना ताकि आप उसकी बॉडी से जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ले सकते हैं उतनी ज्यादा ले लेना। मिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मुझे ये वाला प्लान काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जरा ध्यान से, ये स्कॉर्पियन मुझे बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। बिमिंग उस स्कॉर्पियन को पकड़कर मिंग के चेहरे के करीब करती है और जैसे ही वो उसको काटने लगता है उसी वक्त धड़ाम से दरवाजा खुलता है और बाहर 3 लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि लॉ एनफोर्समेंट टीम से होती हैं। वो लड़कियां आते ही उसे कहती हैं मिंग जी हम तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि पिछली रात को तुमने हान यू वू का रेप किया है। चलो चुपचाप हमारे साथ चलो, रेजिस्ट करने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास लेकर जा रहे हैं। लेंसू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन सब से कहती है ये सब लोग तुम क्या बकवास
बकवास कर रही हो, ये लास्ट नाइट तो मेरे साथ था, इसने किसी का रेप नहीं किया और ये इस तरह का इंसान है ही नहीं। मिंग उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, हाँ ये बात तो ठीक है कि लेडी हानियों के साथ मेरा मसला चल रहा है, लेकिन इतना मसला भी नहीं है कि वो अपनी इज्जत को खराब करके मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा दे ताकि मुझे सजा मिल सके। वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। लॉ इन्फोर्समेंट वाली लड़की से कहती है, हमारे पास बहुत ही पुख्ता सबूत है, साथ ही हमारे पास एक गवाह भी है। वो अपने पास से हथकड़ियां निकाल लेती है और कहती है, बातें करना बंद करो और हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट कोर्ट में चलो, जहाँ पर ऑफिसर तुमसे तफ्तीश करेंगी। और वो आगे बढ़कर मिंग के हाथों पर हथकड़ियां पहना देती है। मिंग लेंसू से कहता है, लेंसू तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। वो मिंग को लेकर आउटर कोर्ट के लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर उनकी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर बैठी होती है। वो भी एक लड़की होती है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खड़े होते हैं जजमेंट के लिए और वो सारी बातें कर रहे होते हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि मिंग ऐसा कर सकता है, ये तो बहुत बड़ा कमीना निकला, इसने एक लड़की का रेप किया है, इसको तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं, इसको फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन उनमें से एक कह रहा होता है, लेंसू बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है, सभी लोग जानते हैं कि मिंग जी लेंसू के साथ है, फिर मिंग को हांजू का रेप करने की क्या जरूरत है, मुझे लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है। उनमें से एक कहता है, चाहे इसने कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन ये बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि ये वाली लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर बहुत ज्यादा सख्त है और ये हमेशा लड़कियों की साइड लेती है और ये लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। जबकि जज हांग भी वहीं पर भीड़ में खड़ा होता है और कहता है, ये ऑफिसर जब जवान थी एक लड़के ने इसको धोखा दिया था, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कड़ियल हो गई है, चाहे कुछ भी हो जाए ये तो लेडी हानियों की बात मानेगी, मिंग को सजा जरूर देगी। लेडी हानियों भी वहीं पर बैठी मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती है और कहती है, एल्डर हान यही वो लड़का है, लास्ट नाइट इसने मेरा रेप किया था। और साथ ही वो फिर से रोना शुरू कर देती है। साथ ही इसने मुझे धमकी भी दी थी, इसने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो ये मुझे भी मार डालेगा और साथ ही मेरी फैमिली को भी मार डालेगा। ऑफिसर मिंग से कहती है, मिंग जी क्या तुम इस लड़की हानियों को जानते हो? मैंने सुना है कि जब तुम दोनों बहुत ज्यादा छोटे बच्चे थे तभी तुम्हारे एल्डर्स ने तुम दोनों की शादी तय की थी। मिंग ऑफिसर से कहता है, हाँ हम दोनों की शादी तय हुई थी, लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसका रेप करना तो बहुत ही दूर की बात है, मैं तो इसकी तरफ देखना भी पसंद न करूँ। ये बात सुनते ही वो ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मिंग के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के बारे में इस तरह की बात करने की? मैंने तुमसे जो पूछा है सिर्फ उसी का जवाब दो। ऑफिसर उसे कहती है, जितनी मैंने इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक जब तुम्हारे पेरेंट्स मर गए तुम्हारे पास कल्टीवेशन करने के लिए कोई भी जरिया नहीं था और तुम बहुत ज्यादा वीक थे, इसलिए तुम दोनों फैमिलीज के दरमियान में जो मैरिज तय की गई थी वो टूट गई। लेकिन उसके बाद तुमने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया और रेड सन सेक्टर को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर आने के बाद तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए, अब तुम्हारे पास पावर आ गई और तुमने यहाँ पर लेडी हानियों को देखा, तुमने उससे बदला लेने की सोची और फिर लास्ट नाइट तुमने मौका देखकर इस लड़की का रेप कर दिया। तुमने इससे बदला लेने के लिए बहुत ही घटिया तरीका चुना है। मिंग कहता है, ये सारे इल्जाम है, मैंने इस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। ऑफिसर उसे कहती है, क्या तुम अब भी इस बात से मना कर रहे हो? चलो फिर ठीक है, हम लोग गवाह को लेकर आते हैं, वही आकर बताएगी। और इनकी गवाह कौन है? वही धोखेबाज लेंसू की मोटी दोस्त भी रोते हुए अंदर आ जाती है। मिंग रोते हुए कहती है, एल्डर लास्ट नाइट जब मैं बाहर जा रही थी तब मैंने इन दोनों को देखा, मिंग हानियों के साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैंने इसको उसके साथ गलत हरकतें करते हुए देख लिया था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की, ये मेरे पीछे लग गया, इसने मुझे भी धमकी दी, अगर मैंने किसी को बताया तो ये मेरा भी रेप कर देगा। फिर मैंने अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी, अगर मैं थोड़ी सी तेज ना भागती इस लड़के ने तो मुझे भी पकड़कर मेरी भी इज्जत लूट लेनी थी। आती वो फिर से रोना शुरू कर देती है। वहीं पर भीड़ में खड़े लड़कों में से एक लड़का उल्टी करना शुरू कर देता है और कहता है, जरा शीशे में जाकर अपनी शक्ल तो देखो, तुम ये क्या सोचकर इल्जाम लगा रही हो कि ये लड़का तुम्हारा रेप करेगा? उनमें से एक कहता है, मिंग तो फिर आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर फर्स्ट पर है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी तुम्हारा रेप नहीं करता। मिंग भी हंसते हुए पिंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, बहुत अच्छा नाटक कर रही हो। ऑफिसर मिंग से कहती है, क्या तुम आप भी इस बात से मना करोगे कि तुमने इनके साथ ऐसा नहीं किया? मिंग उनसे कहता है, मैम मेरे पास अपना एक विटनेस है जो कि इस बात को साबित कर सकता है कि पिछली रात मैं सिर्फ अपने रूम में था और कहीं पर भी नहीं गया। ऑफिसर उसे कहती है, कौन है वो, उसे यहाँ पर लेकर आओ। मिंग कहता है, उसका नाम लेंसू है, हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं। यहीं पर पिंग बोलना शुरू करती है और कहती है, ऑफिसर ये लड़का बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो लेंसू इसके साथ नहीं रहती, वो तो इससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसने उसको जबरदस्ती अपने साथ रूम में रखा हुआ है और मेरे साथ वाले रूम में रहती है। अगर आप चाहें तो आप जाकर रजिस्टर में चेक कर सकते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि लेंसू इसके रूम में रह रही है। पिंग सोच रहा होता है, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मैं लेंसू को अपने रूम में तो ले आया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के रजिस्टर के ऊपर साइन करना रह गए थे। हमारे बारे में किसी को भी नहीं पता कि हम दोनों सेम रूम में रहते हैं। ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम तो एक बहुत बड़े ठरकी इंसान हो, और एक से दिल नहीं बढ़ा कि तुमने 3-3 लड़कियां रखी हुई हैं। ऑफिसर उसे कहती है, मुझे तुमने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हारा ट्रायल करूंगी और साथ ही हमारी कल्टीवेशन को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, तुम्हें डंजन में डाला जाएगा। और साथ ही वो अपने ऑफिसर से कहती है, इसे जल्दी से जाकर डंजन में बंद कर दो और ये कभी बाहर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट सीन में जिंग चैंग को दिखाते हैं। जिंग चैंग मास्टर ब्याओफू के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है कि मिंग के ऊपर इल्जाम लगाया गया है एक लड़की का रेप करने की वजह से, उसको डंजन में डाल दिया गया है। ये सब कुछ एल्डर हान ने किया है और आपको पता है
है कि वो मर्दों से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। हमें जल्दी ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मास्टर ताइमा जिंग चैंग से कहते हैं, यहाँ पर तुम्हें जितनी आसान चीजें लग रही हैं, चीजें उतनी आसान है नहीं। हम सारे एल्डर्स अपना अपना काम करते हैं और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते। खास तौर पर एल्डर हान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की हैं। मास्टर ब्याओफू भी उसे कहते हैं, हाँ हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, लॉ एनफोर्समेंट वालों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग मिंग की हेल्प कर पाएंगे। जिंग चैंग कहता है, तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसे ही तो आराम से नहीं बैठ सकते, यहाँ तक कि मिंग को सजा दे दी गई है। मास्टर ब्याओफू कहते हैं, मुझे लगता है कि ये सब कुछ गॉन्गसन ने किया है, इसलिए तो वो वापस आ गया है, और जैसे ही वो वापस आया है हमारे लड़के को जेल में भेज दिया गया है। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा मिंग को बचाने के लिए। मास्टर ताइमा कहते हैं, पिछले कुछ सालों में गॉन्गसन ने बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स को अपने जाल में फंसाकर उनको जीत लिया है, उनको अपना डिसाइपल बना लिया है, जिससे उसकी रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। वो उनको लीड डिसाइपल्स बना देता है। पिछले 6 महीने से वो रॉयल फैमिली वालों के साथ था, उसे वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा बन चुका है। मुझे लगता है कि इस बार तो जैन स्टेट के प्रिंस भी उसकी हेल्प करेंगे। मास्टर ब्याओफू कहते हैं, मुझे लगता है कि प्रिंस उसको फुल बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं। जैन स्टेट में ग्रैंड मास्टर चेंज होने वाले हैं और गॉन्गसन इस बार अपनी पोजीशन वहाँ पर बनाने की कोशिश करेगा। मास्टर फू कहते हैं, मुझे लगता है कि हमें चीफ से बात करना होगी, वही इस मसले को हल कर पाएंगे। एक सीन में मिंग को दिखाते हैं, जो कि डंजन के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होता है। मिंग बिमिंग से कहता है, तुमने मुझे रोका क्यों? तो उन लोगों को एक बहुत ही अच्छा सबूत देने वाला था, क्योंकि लास्ट नाइट मैं जी फैमिली के वहाँ पर था और मैंने वहाँ पर जाकर दादाजी को मार दिया था। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर मैं आपको यहाँ पर जानबूझकर लेकर आई हूँ, क्योंकि इस डंजन के अंदर आखिरी छोर के ऊपर कुछ बहुत ही खास ट्रेजर को महसूस किया है। हालांकि इस डंजन के अंदर जितना भी खजाना है उसको पहले से माइन कर लिया गया है, यानी वो निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ महसूस हो रहा है। वहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा कीमती है जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। और इसके अलावा ये डंजन एक बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, यहाँ पर सिर्फ बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वहीं पर गार्ड्स हैं। इस पूरी डंजन के अंदर तुम जहाँ चाहे वहाँ पर घूम सकते हो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, चलो जाकर उस खजाने को हासिल करते हैं, और साथ ही वो अपनी हथकड़ियाँ भी तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। मिंग चलता हुआ उस डंजन के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। मिंग उसे कहती है, यहाँ से सारे के सारे क्रिस्टल्स निकाल लिए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर जल्दी से इस पत्थर को उठा लो। मिंग उस पत्थर को उठा लेता है और उसे कहता है, बिमिंग मैं इस पत्थर का क्या करूंगा, ये कोई खजाना नहीं है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर ये एक रॉ मटेरियल है, इसके अंदर से स्पिरिट स्टोन निकलेंगे। इस पत्थर को इस हालत में आने तक हजारों लाखों साल लगे हैं। ये बहुत ज्यादा कीमती पत्थर है, इसको बस थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, उसके बाद इसके अंदर से स्पिरिट स्टोन्स निकलेंगे। मिंग अपने स्पेस लॉकर के अंदर उस पत्थर को रख लेता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, अब तुम कह रही हो तो। नेक्स्ट सीन फिर से 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। वहाँ पर उन्हें ऐसे ही बहुत सारे पत्थर मिलते हैं। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर इन सारे पत्थरों को उठा लो। मिंग उसे कहता है, मैं कब से ऐसे पत्थरों को उठाए जा रहा हूँ, मुझे कोई भी अच्छी चीज नहीं मिल रही। तुमने तो कहा था यहाँ पर खजाना छुपा हुआ है, लेकिन ये सारे तो रॉ मटेरियल्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। वहीं पर कुछ पत्थरों के नीचे से मिंग को कुछ महसूस होता है। वो मिंग से कहती है, नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ न कुछ हाथ जरूर मिलेगा, ये ऊपर वाले सारे पत्थरों को उठा लो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 37 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग और मिंग दोनों ही उस माइन केव के अंदर होते हैं, उस डंजन के अंदर जहां पर उसे बंद किया गया है सजा के लिए। मिंग को वहां पर बहुत सारे पत्थर मिलते हैं। बिमिंग कहती है, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं, तुम इन सारे पत्थरों को अपने पास रख लो, इनके अंदर से स्पिरिचुअल स्टोन्स निकलेंगे। मिंग वहां पर सारे पत्थरों को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख रहा होता है और कहता है, मुझे सिर्फ यहाँ पर यही पत्थर ही मिल रहे हैं, कोई अच्छी चीज मुझे नहीं मिल रही। तुमने कहा था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी चीज मिलेगी। वहीं पर पत्थरों का एक ढेर लगा होता है। बिमिंग उनकी तरफ देखती है और कहती है, मास्टर सिर्फ यहाँ से पत्थर उठाते रहो, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर मिलेगी। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर के सामने जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं इन सबको यहाँ से साइड पर हटाओ, इसके नीचे कुछ है। मिंग उन सारे पत्थरों को साइड पर हटाता है तो उसके नीचे एक टैबलेट स्टोन होता है, और वो जैसे ही उस टैबलेट स्टोन को हटाता है तो उसके नीचे 4-5 क्रिस्टल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा चमक रहे होते हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आप तो बहुत ज्यादा लकी हैं, ये जो हरे वाले क्रिस्टल्स हैं ये 7th ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, इनको हेल्थ स्टोन कहा जाता है। ये बहुत ही प्राइसलेस है और बहुत ज्यादा कीमती है, इनकी मदद से तुम अपनी हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो। और दूसरे ब्लू वाले क्रिस्टल्स हैं, ये 8th ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं और ये भी बहुत ज्यादा कीमती है, तुम इन्हें भी अपने पास रख लो, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएंगे। मिंग बिमिंग से कहता है, लेकिन तुम्हारी प्रीमोर्डियल स्पिरिट तो यहाँ पर काम नहीं कर रही, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि इन पत्थरों के नीचे ये सारे क्रिस्टल्स हैं। बिमिंग उससे कहती है, मुझे लगता है कि वो पुराने माइनर्स थे जो कि इसकी खुदान की खुदाई कर रहे थे, उन्होंने इन क्रिस्टल्स को यहाँ पर छुपाया होगा, या फिर ये क्रिस्टल्स उनकी नजरों से बच गए होंगे और पत्थरों के नीचे आ गए होंगे। हालांकि इन रॉ
मटेरियल की वजह से मेरी स्पिरिट ब्लॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नीचे से एक चूहा निकला था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि यहाँ पर नीचे क्रिस्टल्स हो सकते हैं। मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अब जबकि मेरे पास 5 स्पिरिट स्टोन्स आ गए हैं, मैं इन 5 को यूज करके 5 एलिमेंट वाली टेक्निक्स को सीखूंगा। नेक्स्ट सीन 15 दिन के बाद का होता है। लेंसू मिंग से मिलने के लिए वहाँ पर आती है, लेकिन उसे हर बार मिलने नहीं दिया जाता। लेंसू कहती है मैं जितनी बार भी यहाँ पर मिंग से मिलने के लिए आती हूँ, ये गार्ड्स मुझे यहीं से वापस भेज देते हैं। लेंसू सामने दरवाजे की तरफ देखती है तो डंजन के गेट पर सिर्फ 2 ही गार्ड्स होते हैं। लेंसू कहती है लगता है इस बार मैं अंदर जा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट हाल का कोई भी बंदा नहीं है। लेंसू उनके पास चली जाती है और उन सबसे कहती है आप दोनों यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हैं। वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेंसू अपने पास से एक मार्शल कॉइन्स की थैली निकालती है और उन दोनों से कहती है क्या मैं मिंग से मिल सकती हूँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए। वो दोनों भी मार्शल कॉइन्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर वो लेंसू से कहते हैं ठीक है तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी से वापस आ जाना। फिर वो गार्ड लेंसू को अंदर छोड़ जाता है और दरवाजा खोलकर मिंग के पास बिठा जाता है। मिंग उसे कहता है लेंसू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन लेंसू भागते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, काफी दिनों से ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे, मुझे तो लगा इन लोगों ने तुम्हें मार दिया होगा। मिंग उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तुम्हें लगता है कि ये सब लोग मुझे मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इनमें से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुझे मार सके। लेंसू उसके लिए बहुत सारा खाना भी लेकर आई होती है, वो उसके सामने खाना रख देती है। मिंग खाते हुए कहता है ये खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है, पिछले 15 दिनों से मैंने कुछ भी अच्छा नहीं खाया। लेंसू से कहती है अच्छा ठीक है फिर आहिस्ता आहिस्ता खाओ। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं मिंग वो सारे का सारा खाना खा जाता है और अपना बड़ा सा पेट लेकर वहीं पर लेट जाता है और उसे कहता है तुम्हारा बनाया हुआ खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा था। फिर लेंसू उठकर खड़ी हो जाती है और मिंग से कहती है अब मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, मैं और जिंगचैंग पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकाला जा सके। मिंग कहता है लेंसू के लिए मुझे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा, मैं तो इंतजार नहीं कर पा रहा कब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। लेंसू के वहाँ से जाते ही वहाँ पर मास्टर गांगसन आते हैं और उसे कहते हैं यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा आसान है। मिंग उन्हें वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। मास्टर गांगसन उसे कहते हैं तुम्हें बस मेरा स्टूडेंट बनना है, मुझे अपना मास्टर मान लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। मास्टर गांगसन उसे कहते हैं मैं एक इनर एल्डर हूँ, मेरा नाम मास्टर गैंगसन है, मुझे लगता है कि तुम और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम दोनों को देखकर तो ऐसे ही लगता है। अगर तुम बाहर जाकर उस लड़की से मिलना चाहते हो और रोज उसको देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा, मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल लूंगा। मिंग मास्टर सन से कहता है मास्टर सन मुझे नहीं पता कि आप मुझे अपना डिसाइपल क्यों बनाना चाहते हैं, मुझ में ऐसी कोई भी खास बात नहीं है। मास्टर सन गुस्से के साथ उसे कहते हैं अब ये नाटक बंद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने का सोचा है तो इसका मतलब तो यही है कि तुम इस पूरे स्कूल में एक टॉप टैलेंट हो, ना मैं यहाँ पर तुम्हारे पास खुद क्यों चल कर आता। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर मुझे लगता है कि हानियो वू ने आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया था वो कोई आसान सा इल्जाम नहीं था, मास्टर गांगसन भी सब में शामिल हैं। लगता है ये सारे का सारा प्लान आपको अपना डिसाइपल बनाने के लिए बनाया गया है। अगर मास्टर सन इस सब में शामिल है तो इसका मतलब और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। मिंग मास्टर सन से कहता है मास्टर सन मुझे पता है कि आप यहाँ पर आए और मुझसे आपने रिक्वेस्ट की कि मैं आपका स्टूडेंट बनूं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे कुछ दिनों का टाइम दे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फैसला क्या है। मास्टर सन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी स्टूडेंट से कहा है कि वो मेरा स्टूडेंट बन जाए और मैं उसका मास्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑफर को रिजेक्ट करने की, अब मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। जबकि उनकी पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर मिंग भी सोच रहा होता है इसकी पावर्स तो बहुत ज्यादा है, ये तो मुझे मार डालेगा। मिंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है और मास्टर सन से कहता है मास्टर सन ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैं आपकी ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर रहा। जबकि उसी वक्त मास्टर ब्याओफू भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं हाँ इस लड़के को सोचने के लिए टाइम चाहिए और ये लड़का सोचेगा भी। मास्टर सन मास्टर फू से कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल को पनिश करने के लिए आया हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मास्टर फू आगे बढ़ते हैं और कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं, इस लड़के ने कहा कि ये अभी इस बारे में सोच रहा है, ये तुम्हारा स्टूडेंट नहीं है तो तुम इसको सजा कैसे दे सकते हो। मास्टर फू और मास्टर सन दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। मास्टर सन उसे कहते हैं ब्याओफू अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ कम्पीट करने के लिए आए हो तो फिर ठीक है, हम दोनों एक फाइट करके देख लेते हैं, जो भी जीतेगा ये लड़का उसके पास जाएगा। मास्टर फू से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, शौक से फाइट करो। जबकि यहीं पर रेड सन सेक्टर के चीफ भी आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं लगता है रात को तुम दोनों को नींद नहीं आ रही, जो कि यहाँ पर डंजन में आकर तुम दोनों गप्पे लगा रहे हो। चीफ उन दोनों से कहते हैं कि मैं भी तुम लोगों की फाइट को ज्वाइन कर सकता हूँ। मास्टर सन भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चीफ सीधे मिंग के पास चले जाते हैं और मिंग से कहते हैं मैंने मास्टर फू से तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफें सुनी है, उन्होंने कहा है कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो,
चीफ उसके सामने अपना हाथ करते हैं और मिंग से कहते हैं चलो खड़ी हो जाओ। मिंग उनका हाथ पकड़ता है और खड़ा हो जाता है। उसी वक्त उनके हाथ में मिंग की एनर्जी महसूस होती है। चीफ मिंग से कहते हैं अपनी फुल पावर को यूज करते हुए मुझे पंच मारो, मैं तुम्हारी पावर को देखना चाहता हूँ। मिंग चीफ की बात मानने के बाद थोड़ा सा पीछे हटता है और अपने बिलो फिस्ट को यूज करते हुए एक जबरदस्त पंच मारता है, जबकि चीफ बड़े ही आराम से उसके सामने खड़े होते हैं। जब उसके पंच का इफेक्ट खत्म होता है, चीफ उसे कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे पंच की पावर 15,000 किलोग्राम थी। नॉर्मल स्टूडेंट्स की पंच की पावर इतनी ज्यादा नहीं होती। उसी वक्त चीफ अपने पास से एक टोकन निकालते हैं और कहते हैं इस टोकन को अपने पास रखो, ये चीफ का टोकन है। इस टोकन की मदद से तुम कहीं पर भी जा सकते हो। रेड सन सेक्टर की तुम मार्शल आर्ट्स की लाइब्रेरी में जा सकते हो। इसके अलावा कामिकाजी केव में भी जा सकते हो और मार्शल पीक में भी जा सकते हो। मास्टर ब्याओफू भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये वाला टोकन तो हमारे सारे एल्डर्स के पास है, इसका मतलब हमारे चीफ ने इसको भी एक एल्डर बना दिया है। चीफ उन सब से कहते हैं तुम सब लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये टोकन इस लड़के को सिर्फ इन जगहों पर जाने को अलाउ करेगा, ये एक एल्डर नहीं बनने वाला। अगर इसे हमारा एल्डर बनना है तो इसे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। मिंग मास्टर से कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ उसे कहते हैं अब जल्दी करो, जाकर अपने कपड़े चेंज करके एल्डर श्राइन में आ जाओ, हम लोग वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। एक सीन एल्डर श्राइन का दिखाया जाता है। मिंग वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर सारे के सारे एल्डर्स बैठे होते हैं, जबकि पिंक और लेडी हानियो वो दोनों भी वहीं पर होती हैं, यानी कि इसका ट्रायल फिर से होने वाला है। वो उन सब से कहते हैं मैं तुम सब लोगों को रात के इस वक्त यहाँ पर इसलिए बुलवा रहा हूँ क्योंकि मैं मिंग की जजमेंट के बारे में फिर से बात करने वाला हूँ। इसके बारे में जो फैसला सुनाया गया था उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेडी हानियो और पिंक भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। चीफ एल्डर हान से कहते हैं एल्डर हान आपने लेडी हानियो और मिंग के बारे में जो कुछ भी था, जो भी इसने इल्जाम लगाए थे, उन सभी को इन्वेस्टिगेट किया है। लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर एल्डर लैन कहती हैं इस लड़की का बयान सुनने के बाद मुझे ऐसा ही लगता है कि इस लड़के ने इसके साथ सब कुछ किया है, इसलिए मैंने इसे टेम्परेरी तौर पर डंजन के अंदर लॉक कर दिया था, लेकिन मैं अभी भी इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। चीफ लेडी हानियो से कहते हैं क्या तुम्हारा नाम हानियो वू है? हानियो से कहती है जी मेरा नाम हानियो है। चीफ हानियो वू से कहते हैं मैंने तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा है जो भी तुमने अपनी जजमेंट हॉल वालों को दी थी। इसके मुताबिक तुमने कहा है कि इसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। तो तुम मुझे बता सकती हो कि मिंग ने तुम्हारे साथ कहाँ तक ज्यादती की है, ये किस हद तक गया था? हानियो वू चीफ के सामने भी रोना शुरू कर देती है और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है ये रात के वक्त मेरे रूम में घुस आया था और इसने मेरी मेडियंस को ब्लॉक करते हुए मुझे कसकर पकड़ लिया ताकि मैं मूव न कर सकूं और उसके बाद इसने मेरा रेप किया। चीफ उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। चीफ कहते हैं ये लड़की झूठ बोल रही है और वो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैंने अपना फैसला कर लिया है। हमारे रेड सन सेक्टर में जो भी गलत काम करेगा उसे हमारे रेड सन सेक्टर के कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी और जहाँ पर जिन्होंने भी गलत किया है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। चीफ हानी वू से कहते हैं तुम बहुत ही बेशरम लड़की हो, तुमने अपने मार्शल आर्ट ब्रदर के ऊपर इल्जाम लगाया, उसे एक जाल में फंसाने की कोशिश की और एक बहुत ही घटिया इल्जाम लगाया है, इसलिए तुम एक फेथफुल लड़की नहीं हो। रेड सन सेक्टर को तुम्हारी जैसी लड़की की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग तुम्हारी सारी की सारी कल्टीवेशन को रिमूव करेंगे और तुम्हें इस रेड सन सेक्टर से निकाल देंगे। तुम आज से हमारी डिसाइपल नहीं रही। बाकी के एल्डर्स भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हानियो अभी भी चीफ से कहती है चीफ मैं झूठ नहीं बोल रही, मिंग ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। चीफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम अपना दावा कर रही हो कि इस लड़के ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैंने जब इस लड़के का हाथ पकड़ा था मैंने इसके इन बॉन्ड जिन एंड जैंग की को महसूस किया था, यानी कि ये लड़का अभी तक वर्जिन है, इसने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर सकती हो? इसका मतलब तो यही है कि तुम जहाँ पर मेरे सामने झूठ बोल रही हो। अब तो लेडी हानियो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है मिंग और लैंसू काफी दिनों से एक ही रूम में रह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मिंग ने लैंसू के साथ कुछ भी न किया हो? मुझे तो लगा था कि इन दोनों ने आपस में कुछ न कुछ जरूर किया होगा, मेरा तो प्लान फेल हो गया है। चीफ एल्डर हान से कहते हैं एल्डर हान अब बाकी का काम आपका है। एल्डर हान अपनी पावर्स को यूज करते हुए लेडी हानियो के सारी की सारी कल्टीवेशन को रिमूव कर देती हैं और वो नीचे गिर जाती है, जबकि पिंग भी उनके सामने अपना सर टेक देती है और कहती है प्लीज चीफ मुझे माफ कर दे, मुझे हानियो वू ने बेवकूफ बनाया, इसने मुझे अपने साथ ये सब कुछ करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने इसके खिलाफ गवाही दे दी। लेकिन एल्डर हान जल्दी से आके बढ़ती हैं और पिंग को बालों से पकड़कर उठा लेती है और साथ ही उसके सर को पटककर जमीन के ऊपर मारती है, जिससे उसका सर फूट जाता है और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और पिंग यहीं पर मर जाती है। मिंग और बिमिंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं एल्डर हान ने इसे बहुत ही जोर से पटका है, मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगी, ये तो मर जाएगी। चीफ बाकी के सारे एल्डर से कहते हैं मैं नहीं चाहता कि इस खबर को बाहर फैलाया जाए क्योंकि हमारे रेड सन सेक्टर की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए कोई भी बाहर जाकर इस बारे में बात नहीं करेगा। दूसरी बात मैं सारे एल्डर से ये बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने इमोशंस को सामने रखते हुए कोई फैसला मत करना जब तक कि तुम लोग इस मसले को कम्प्लीटली इन्वेस्टिगेट ना कर लो। फिर चीफ वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और मिंग से कहते हैं मिंग इन सारे एल्डर्स के सामने मैं तुम्हें बाइज्जत बरी करता हूँ, तुम वापस जाकर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे सकते हो, जाओ और जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 37 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था रेड सन सेक्टर के चीफ मिंग को एल्डर श्राइन में बुलवाते हैं, जहाँ पर वो फैसला सुनाते हैं। वो मिंग से कहते हैं तुम्हारे पर इल्जाम लगाया गया है, इसलिए तुम वापस जाकर अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। जबकि वो बाकी की दोनों लड़कियों को सजा देते हैं। पिंग वहीं पर मर जाती है, जबकि लेडी हानियों की कल्टीवेशन को रिमूव कर दिया जाता है और उसे वहाँ से निकालने के ऑर्डर दिए जाते हैं। मिंग चीफ का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि चीफ बाकी सब से कहते हैं अगर तुम सब लोगों को इस जजमेंट से कोई मसला नहीं है तो फिर ठीक है, तुम सब लोग वापस जाकर रेस्ट कर सकते हो। और हाँ, इन दोनों लड़कियों को मेरे सामने से ले जाओ। जबकि लैंसू भी उसी एल्डर श्राइन के बाहर ही ये सब कुछ सुन रही होती है। चीफ उसे कहते हैं लैंसू अंदर आ जाओ। लैंसू चीफ की बात सुनने के बाद अंदर आ जाती है। चीफ उसे कहते हैं लैंसू मुझे ये बात बताओ, अगर मिंग को मौत की सजा दी जाती तो तुम क्या करती। लैंसू कहती है अगर ऐसा होता तो फिर मैं भी अंदर आ जाती, मिंग के साथ ही मैं भी मर जाती। और साथ ही लैंसू चीफ के सामने झुकते हुए कहती है चीफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मिंग का नाम क्लियर कर दिया और इसके ऊपर लगे हुए इल्जाम को बाइज्जत बरी किया। चीफ आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैं इस सेक्टर का चीफ हूँ। चीफ लैंसू से कहते हैं लेकिन अब जबकि तुमने मेरे सामने घुटने टेक ही दिए हैं तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना ही पड़ेगा। आज के बाद तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा मास्टर। मिंग और लैंसू दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चीफ उन दोनों से कहते हैं यहाँ पर हवा तो इतनी ज्यादा तेज नहीं है कि तुम दोनों ने क्लियरली मेरी बात को सुना नहीं, तुमने सुन लिया है, मैंने जो भी कहा है मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लैंसू मास्टर से कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया है। चीफ उनसे कहते हैं वैसे तो मैं तुम दोनों को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक और बंदा है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमेशा मेरे साथ कम्पीट करता है, वो मुझे कभी भी ऐसा करने नहीं देगा। और यहीं पर एक और मास्टर की एंट्री होती है। वो आते ही चीफ से कहता है चीफ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बैक पर मेरे बारे में बातें करने की, वो तो बहुत ही बुरे हो गए हो। मिंग कहता है इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा हाई है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर ये अपने मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल पर है और एक सुपीरियर गुरु लेवल का है। वो मास्टर आगे बढ़ते हैं और मिंग के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं आज के बाद मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझे अपना मास्टर कहा करो। मिंग चीफ की तरफ देखता है। चीफ उसे कहते हैं ये मेरा सीनियर स्टूडेंट है, इसका नाम फेंग जियान गाओ है, इसने कुछ अर्सा पहले जिनजियांग सेक्टर को ज्वाइन किया था, अब ये वहाँ का एक इनर एल्डर है और इसके अलावा ये हमारे रेड सन सेक्टर का एक ग्रैंड एल्डर भी है। मिंग चीफ की बात सुनने के बाद कहता है ठीक है मैं इसको अपना मास्टर मान लेता हूँ। मास्टर फेंग जियान उसे कहते हैं वैसे मैंने यहाँ पर आने से पहले सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसा एक स्टूडेंट मिलेगा जो कि जैन स्टेट में है। मेरे पास जैन स्टेट का कोई भी गिफ्ट नहीं है, लेकिन ठीक है तुम मेरे पास से ये गिफ्ट ले सकते हो। और वो अपने पास एक बॉक्स निकालते हैं और मिंग से कहते हैं तुम इसे अपने पास रख लो। मास्टर फेंग जियान चीफ से कहते हैं चीफ तुम इस मेरे स्टूडेंट का यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना और कोशिश करना कि इसकी कल्टीवेशन अच्छे से बढ़े। मुझे अपने जिनजियांग सेक्टर के कुछ बागी लोगों को पकड़ने के लिए जाना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मास्टर फेंग जियान वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए मिंग से कहते हैं अपने चीफ के साथ अच्छे से कल्टीवेट करना और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ। और साथ ही उसे कहते हैं अगर तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो हुई तो फिर मैं तुम्हें मैजिकल बीस्ट खाने के लिए दूंगा, सारी ट्रीट मेरे तरफ से होगी। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपको एक नया मास्टर मिल गया है। चीफ भी आगे बढ़ते हैं और मिंग से कहते हैं तुम्हारा मास्टर बहुत ज्यादा स्पेशल है और ये हमेशा इसी तरह कैजुअली बात करता है, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना। अगर तुम इसे बहुत ज्यादा पसंद आए तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ट्रेन कर सकता है। मिंग अपने रूम में वापस आ जाता है और उस बॉक्स को खोलता है जो बॉक्स उसे मास्टर फेंग जियान ने दिया है। उसके अंदर से 2 स्क्रॉल निकलते हैं जिसके ऊपर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक लिखी हुई है जो कि बहुत ही हाई ग्रेड की है। बिमिंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर आप तो बहुत ज्यादा लकी हैं जो आपको इस तरह का एक मास्टर मिल गया है, लगता है कि जिन और जैंग में मास्टर की रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई है, वरना इस तरह के दोनों मार्शल आर्ट स्किल्स जो कि बहुत ज्यादा खास हैं और हाई ग्रेड के हैं कोई आम डिसाइपल हासिल नहीं कर सकता जो कि मास्टर ने आपको दे दिए हैं। मिंग बिमिंग की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरे मास्टर तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दी है। उसी बॉक्स के अंदर कागज के टुकड़े भी रखे होते हैं। मिंग एक कागज का टुकड़ा निकालता है और कहता है बिमिंग ये क्या चीज है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर इनको मनी नोट कहा जाता है, इससे पहले आपने सिर्फ स्पिरिचुअल स्टोन्स को यूज किया है या फिर मार्शल कॉइन्स को देखा है और सुप्रीम कॉइन्स को देखा है, लेकिन ये वाले इनको मनी नोट कहते हैं और 5 डायनेस्टीज ने मिलकर इन नोट्स को जारी किया है। इसमें से एक नोट 6250 मार्शल कॉइन्स के बराबर है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अगर ये एक नोट 6000 मार्शल कॉइन्स के बराबर का है तो इसका मतलब मास्टर ने मुझे 5 नोट दिए हैं, तो ये सारे के सारे 20,000 मार्शल कॉइन से भी ज्यादा बनते हैं। मेरे मास्टर तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और बहुत ज्यादा अमीर भी है। नेक्स्ट सीन इनर कोर का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे इनर डिसाइपल्स है। वहीं पर हांग को भी दिखाया जाता है और साथ में दूसरे लड़के को भी। दूसरा लड़का उसके पास आता है और हांग से कहता है मैंने इस बात को कंफर्म किया है, लास्ट नाइट एल्डर श्राइन के अंदर पिंग वहीं पर मर गई थी जब उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया था, जबकि दूसरी लेडी हानियों को उसकी सारी कल्टीवेशन को रिमूव करके उसे रेड सन सेक्टर से निकाल दिया गया है। अब जज हांग भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो वहीं पर कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरा जज उसे कहता है हानि वो की क्योंकि सारी की सारी कल्टीवेशन को रिमूव कर दिया गया है इसलिए वो बिल्कुल बेबस है, उसे रेड सन सेक्टर से बाहर
निकाल दिया गया है, वो भी सड़क के किनारे वहीं पर बैठी हुई है। अपने डिसाइपल्स ने उसके सारे कपड़े भी फाड़ दिए हैं और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं। क्या हम उसको बचाने के लिए वहाँ पर जाएं? क्या हम उसे किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें? हांग उसे कहता है नहीं, उसे वहीं पर रहने दो, हम उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते वरना चीफ को हम पर भी शक पड़ जाएगा। नेक्स्ट सीन रेड सन सेक्टर के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हानियो बहुत ही बुरी हालत में जमीन के ऊपर पड़ी होती है। मिंग भी लैंसू के साथ वहाँ पर आता है। हानियो मिंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होती है और साथ ही वो रो भी रही होती है और कहती है मुझे लगा था तुम मुझे यहाँ पर ऐसे इस हालत में नहीं देख सकते, क्या तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो? प्लीज मुझे बचा लो, ये सारे लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मैं तुम्हारे पर जरा भी रहम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हारे पास आ गया। और साथ ही वो अपने पास से अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर से एक कंबल निकालता है और उसके ऊपर दे देता है और उसे कहता है आज के बाद हम दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मिंग लैंसू के साथ फिर इनर कोर्ट में चला जाता है, जहाँ पर चीफ ने लैंसू के रहने के लिए एक नए घर का बंदोबस्त किया है। मिंग वो सारी जगह देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये जगह तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जबकि वहीं पर दरवाजे पर एक औरत खड़ी होती है और उनसे कहती है हमारे चीफ ने स्पेसिफिकली ऑर्डर्स दिए हैं कि उनकी नई फीमेल डिसाइपल के लिए एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड तैयार किया जाए और एक बहुत बड़ा रूम भी जो सबसे ज्यादा अच्छा हो। मिंग सोच रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पता नहीं मेरे मास्टर ने मेरे लिए कोई बहुत बड़ा रूम बुक किया होगा या नहीं। जबकि लैंसू शर्माते हुए कहती है मास्टर ने मेरे लिए इतने बड़े घर का बंदोबस्त किया है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं अकेले वहाँ पर कैसे रह सकती हूँ, एक अकेले बंदे के लिए ये बहुत ज्यादा है। मिंग उसे कहता है लेकिन हमारे चीफ के पास और कोई भी फीमेल डिसाइपल नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतना बड़ा घर आ गया है, वहाँ पर जाकर आराम से रह सकती हो। लेकिन साथ ही लैंसू चिल्लाकर उसे कहती है तुम बहुत बड़े बुद्धू हो, ऐसे यहाँ से मुझे छोड़कर चले जाओगे, वापस मत आना। यहीं पर बिमिंग की एंट्री होती है। बिमिंग उसके पल्लू को खींचते हुए कहती है मास्टर लैंसू ये चाहती है कि आप उसे कहें कि आप भी उसके साथ यहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। मिंग बिमिंग की बात सुनने के बाद वहाँ से बाहर की तरफ भागना शुरू करता है और लैंसू से कहता है तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अपना सामान लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंसू, मिंग और जिंग चैंग तीनों ही बैठे खाना खा रहे होते हैं। मिंग जिंग चैंग से कहता है मेरे मार्शल ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, तुम्हारे पास जब भी कभी टाइम हो तुम फ्री हो तो मुझसे बात करने के लिए आ जाना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। उसी वक्त दरवाजे पर कोई किक मारता है और एक इनर डिसाइपल अंदर आता है। मिंग जिंग चैंग से कहता है जिंग चैंग ये बंदा कौन है, ये बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहा है। जिंग चैंग उसे कहता है इसका नाम रिशियन जाओ है और ये इनर डिसाइपल लिस्ट के तीसरे रैंक पर है। जिंग चैंग उसे कहता है इसकी बहुत ही बुरी आदत है, ये यहाँ पर कैंटीन में फ्री का खाना खाने के लिए आता है, इसके अलावा ये यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं उनका खाना भी खा जाता है और उनको पैसे भी नहीं देता। हालांकि ये फर्स्ट और सेकंड रैंक के लोगों से भी उनके खाने छीन कर खा जाता है। मैं इसको हाथों पर छीनना नहीं कहूँगा, बल्कि ये बड़े ही आराम के साथ उनके साथ आकर बैठता है और उनसे बातें बातें करते हुए उनका सारा खाना खा जाता है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने इसको स्पॉन्जर जाओ भी कहते हैं। जाओ वहाँ से चलता हुआ जा रहा होता है कि उसकी नजर उनके टेबल पर पड़ती है और कहता है यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा खाना है, क्योंकि जिंग चैंग कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लगता है कि हमारा खाना जाने वाला है। जाओ आकर उनके साथ ही सीट पर बैठ जाता है और उनसे कहता है मेरा नाम जाओ है, मैंने सुना है कि तुम सब लोग एक बड़े घर में चले गए हो, मेरी तरफ से तुम सब लोगों को कंग्रेचुलेशंस। मिंग उसे कहता है ये तो चीफ ने इस लड़की को अपना स्टूडेंट बना लिया है, उसी वजह से मैं भी साथ में मूव हो गया हूँ, मैं सिर्फ इस लड़की का फायदा उठा रहा हूँ। इस जाओ की तरफ दिखाते हैं, जाओ साथ ही उनका खाना भी उठाकर खाना शुरू कर देता है और उनसे कहता है तो इसका मतलब ये लड़की हमारे चीफ की नई स्टूडेंट है। जाओ उनसे कहता है मैजिकल स्पिरिट रिवर एरिया बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है, मुझे लगता है शायद हमारे चीफ अपनी स्टूडेंट को भी वहाँ पर भेजेंगे। मिंग उसे कहता है ये मैजिकल रिवर एरिया क्या है, क्या तुम हमें और ज्यादा डिटेल के साथ बता सकते हो। जाओ उसे मैजिकल रिवर के बारे में बताता है। वो उसे कहता है ये एक स्पेशल केव है जिसे एक एंशिएंट बीइंग ने वहाँ पर रखा है और अभी तक हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको जिस बारे में जो भी पता चला है उसके मुताबिक ये हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। ये एक स्पेशल डायमेंशन है जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारा ट्रेजर भी मिलता है, इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग भी हो जाती है। ये मैजिकल रिवर एरिया हर 30 साल में एक बार ओपन होता है और कहा जाता है कि उस डायमेंशन के अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स रखे हुए हैं। जितना ज्यादा तुम उसके अंदर की लेयर में जाते जाओगे उतनी ज्यादा ट्रेजर्स तुम्हें मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि जितना ज्यादा अंदर जाओगे तक कोई भी उसके अंदर वाली लेयर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। लेकिन जितना ज्यादा कीमती खजाना होगा खतरा भी उतना ही ज्यादा होगा। वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हैं, तुम्हें उन सारे मैजिकल बीस्ट से बचते हुए उस सारे खजाने को हासिल करना है। न सिर्फ वहाँ पर मैजिकल बीस्ट से तुम्हारा सामना होता है, बल्कि बाकी के सारे कंपटीटर्स जो कि बाकी के सेक्टर्स से होते हैं उन सब से भी तुम्हारा सामना होता है। वो सारे भी तुमसे तुम्हारे इन सारे ट्रेजर्स को छीनने की कोशिश करेंगे और तुम पर अटैक करेंगे। हर 30 साल में जब मैजिकल केव ओपन होती है तो पूरे इस जैन स्टेट के जितने भी सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स में हजारों की तादाद में स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं, लेकिन बचने वालों की तादाद सिर्फ 5 से 10 होती है, बाकी के सारे वहीं पर मारे जाते हैं। मिंग कहता है तो इसका मतलब ये कंपटीशन बहुत ज्यादा फियर्स होने वाला है। वैसे हमारे रेड सन सेक्टर का कोटा क्या है, हमारे यहाँ से कितने लोग जाते हैं।
जाओ से कहता है हमारे यहाँ पर नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, जितने लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए कोई भी राजी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जिंदा रहने की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इसलिए सिर्फ मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट ही वहाँ पर जा पाते हैं। जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे अपने नए बच्चों को वहाँ पर भेजते हैं ताकि वो सारे लोग अपनी टैलेंट्स को बढ़ा सके और वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग कर सके। मिंग कहता है पता नहीं वहाँ पर इस बार हमारे सेक्टर से कौन कौन जाने वाला है। जाओ से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर तुम वाकई में वहाँ पर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें चीफ से इस बारे में एडवाइस लेना होगी। हमारे पूरे जैन स्टेट में पूरे 7 लोग थे जो कि उस केव के अंदर से जिंदा बाहर आए थे और हमारे चीफ भी उन 7 लोगों में से एक है। मिंग उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। लेकिन साथ ही वो खाने की डिशेज की तरफ दिखाते हैं। वो साथ ही बातें करते करते उनके सारे का सारा खाना चट कर जाता है। फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है और उन सबसे कहता है खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आऊंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 38 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 39 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग, लैंसू और जिंग चैंग तीनों कैंटीन में बैठे खाना खा रहे होते हैं, जबकि वहीं पर उनका एक सीनियर स्टूडेंट आता है और उन्हें मैजिकल रिवर केव के बारे में बताता है जहाँ पर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और वो 30 साल में एक बार ओपन होती है, जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स जाते हैं। वो आमतौर पर डिसाइपल्स की ट्रेनिंग के लिए होती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स मारे जाते हैं और बहुत ही कम डिसाइपल्स वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। मिंग उसे कहता है तुम्हारा सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि स्पॉन्जर जाओ उनका सारा खाना के वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त कोई आकर मिंग के कंधे पे हाथ रखता है। मिंग पीछे की तरफ देखता है तो वो फीलू होता है। मिंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और फीलू से कहता है फीलू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अकेले बैठकर पीने के लिए आए हो। फीलू से कहता है प्लीज मुझे लास्ट टाइम के लिए माफ कर दो, लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। मिंग भी हंसते हुए उससे कहता है चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने माफी मांगी ली है तो मुझे और जिंग को इस बात से कोई मसला नहीं, वैसे भी तुम हमारे सीनियर हो। फीलू कहता है मैंने अभी भी तुम्हारी बात सुनी, तुम लोग जाओ से मैजिकल रिवर एरिया के बारे में पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर जाना चाहते हो, क्या वाकई में वहाँ पर जाने वाले हो। मिंग उसे कहता है हाँ मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। फीलू आगे बढ़ता है और मिंग के कान में कहता है मेरे पास उस जगह का एक मैप है, क्या तुम्हें वो चाहिए। मिंग अपने मास्टर से कहती है मास्टर ये लड़का मुझे बहुत ज्यादा तेज लग रहा है, इसलिए प्लीज इसकी किसी बात पर भरोसा मत करना। मिंग उसे कहता है तुम्हें वो मैप कहाँ से मिला है। फीलू अपने पास एक मैप निकालता है और मिंग से कहता है 30 साल पहले जो लोग मैजिकल रिवर के अंदर गए थे और वहाँ से जितने भी लोग बाहर निकले थे उन सभी ने मिलकर एक मैप बनाया था। जितने भी एरियाज में वहाँ गए थे उन सभी का उन्होंने एक मैप बना लिया था और मेरे अंकल भी उन सभी लोगों में शामिल थे और ये मैप मेरे अंकल के पास तब से है। मिंग उसे कहता है तो क्या तुम इस मैप को मुझे बेचना चाहते हो। फीलू उसे कहता है नहीं, इसको मैं बेचना नहीं कहूँगा, मैं ये मैप तुम्हें दे रहा हूँ। एंसू आगे बढ़ती है और मिंग से कहती है मिंग हमें ऐसे ही किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। फीलू मिंग से कहता है ये कम्प्लीटली फ्री नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ये मैप ले लो। मुझे मैजिकल रिवर के अंदर से एक स्पेशल चीज चाहिए, एक खजाना है जो मुझे चाहिए, वो चीज तुम मेरे लिए ले आओ और ये मैप बदले में तुम्हें फ्री में मिलेगा। फीलू उन्हें कहता है मेरे अंकल क्योंकि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो थे नहीं, 30 साल पहले उन्हें मैजिकल केव के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना मिला था, लेकिन उन्हें पता था कि वो इस खजाने को लेकर बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जो कि उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो उससे छीन लेते। इसलिए मेरे अंकल ने उस ट्रेजर को उसी केव के अंदर छुपा दिया है और इस मैप के ऊपर उसकी लोकेशन है। मेरे अंकल ने सोचा कि 30 साल के बाद जब ये मैजिकल केव ओपन होगी तो वो वहाँ पर किसी डिसाइपल को बेचकर उस खजाने को वहाँ से निकलवा लेंगे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मेरे अंकल 30 साल होने से पहले ही मारे गए, किसी ने उनको मार डाला, लेकिन उनके मरने से पहले उन्होंने ये मैप मुझे दे दिया था, तो मुझे इस सब के बारे में बताया। अब उनके इस खजाने को मैं हासिल करना चाहता हूँ, तुम इस मैप को लो और इस मैप के मुताबिक उस जगह पर जाओ और वहाँ से वो खजाना निकाल कर ले आओ। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मुझे अभी कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे मैप ले लेता हूँ, एक बार मैजिकल एरिया के अंदर चले जाएं, उसके बाद सोचूंगा क्या मुझे वो खजाना लेना है या नहीं। मिंग उसे कहता है चलो भी ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें पता है कि मैजिकल केव के अंदर खतरा कितना ज्यादा है, वहाँ पर और भी बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं जो कि हमें मारना चाहेंगे, अगर मैं उन सब से बचाकर उस खजाने को बाहर लेकर आ सका तो वो खजाना मैं तुम्हें दे दूंगा। फीलू से वो मैप दे देता और कहता है चलो भी ठीक है, जैसे तुम वो खजाना लेकर बाहर आ जाओगे मैं उस खजाने के बदले में तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। फिर वो तीनों बाहर आ जाते हैं। मिंग जिंग चैंग से कहता है जिंग चैंग तुम्हें क्या लगता है कि फीलू के अल्फाज पर भरोसा किया जा सकता है। जिंग चैंग उसे कहता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं है और वो बहुत ही कनिंग है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी। मिंग जिंग चैंग से कहता है मुझे इस बात की अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि वहाँ पर मैजिकल केव के अंदर जाने
के बाद मुझे क्या करना है। मैजिकल केव के अंदर जाने के बाद सबसे पहले तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने साथियों को बचाना है। उसके बाद हम लोग बाकी की सिचुएशन से निपटेंगे कि वहाँ पर क्या करना है और हजाने को कैसे इकट्ठा करना है। फिर मिंग और लैंसो दोनों ही वापस अपने रूम में आ जाते हैं। मिंग अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। मिंग को उस डजन के अंदर से जो 5 क्रिस्टल्स मिले थे, मिंग उन्हीं 5 क्रिस्टल्स की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसको 5 एलिमेंट विसरा टेक्निक कहते हैं। मिंग उसे कहती है, मास्टर ये स्मॉल टेक्निक है लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक स्पेशल टेक्निक है, आपको इसको जल्दी से जल्दी मास्टर करना होगा। मैजिकल केव के अंदर ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। मिंग वहाँ पर बैठने के बाद थोड़ी देर तक कल्टीवेट करता है, फिर वो अपनी आंखें खोलता है और अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी आउटर एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे सामने वाली दीवार को भी उड़ा देता है। मिंग कहता है, मैंने 5 एलिमेंट विसरा वाली टेक्निक को मास्टर कर लिया है। मिंग अपने मास्टर से कहती है, मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने इस स्किल को भी मास्टर कर लिया है। अब आपके इनर ऑर्गन्स अनब्लॉक हो चुके हैं, अब आप बड़ी बड़ी टेक्निक्स को भी मास्टर कर सकते हैं। वहीं पर लैंसो को भी दिखाते हैं जो कि साइड पर बैठी अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रही होती है, जबकि मिंग वहाँ पर बैठा अपनी टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्योंकि मैजिकल केव के ओपन होने में 2 महीने का टाइम होता है। इसी 2 महीने के दौरान वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा कल्टीवेट करता है। मिंग कहता है, अब मैं ग्रेड 9 का डिसाइपल बन चुका हूँ। मैजिकल केव के ओपन होने में सिर्फ 7 दिन का टाइम होता है। मिंग अभी भी अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। मिंग उसे कहती है, मास्टर आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी प्योर नहीं है, आपको इसे प्योर करना होगा। क्योंकि जितनी बार आप कल्टीवेट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी की बनती है, वो सारी की एनर्जी अनप्योरिफाइड होती है, आपको उसे प्योरीफाई करना होगा। मिंग उसे कहता है, तो फिर तुम मुझे बताओ क्या मुझे क्या करना होगा। मिंग उसे कहती है, मास्टर आपके पास तो एक बहुत ही अच्छा हल है अपनी एनर्जी को प्योरीफाई करने के लिए। मिंग उसे लैंसो की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मास्टर आपके पास लैंसो जो है उसकी बॉडी प्योरीफाइड है, आपको बस अपनी हर प्रैक्टिस के बाद उसको जाकर एक किस करना है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी की एनर्जी है वो सारी प्योरीफाई हो जाएगी और इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। और हर प्रैक्टिस के बाद ऐसा करने की वजह से प्रैक्टिस के बाद अगर आप थक जाते हैं तो आपकी थकान भी दूर हो जाएगी। मिंग उसे कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगी, मैं तो दिन में कोई 50 बार प्रैक्टिस करता हूँ, अब वो हर बार मुझे किस तो नहीं देने वाली। मिंग आगे बढ़ती है और मास्टर से कहती है, मास्टर आपने उस भिखारी की बुक को पढ़ने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने उसकी बुक को पढ़ा है। उसके अंदर लिखा हुआ था कि एक लड़की जब फर्स्ट टाइम किस करती है तो उसके बाद उसका रिजर्व ओपन हो जाता है, यानी कि वो बाद में भी कर सकती है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो आपका इंतजार कर रही है कि आप खुद से जाकर उसे किस करें। मिंग घबरा जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता तुम मुझे मार पड़वाओगी, अगर मैं वहाँ पर जाकर उससे कहता हूँ कहीं वो मुझे मारे ना। मिंग उसे थम्स अप करते हुए कहती है, मास्टर कोई बात नहीं, अगर आपको किस नहीं मिलेगी तो आपको सिर्फ मार पड़ेगी और आप ग्रेड 9 के डिसाइपल हैं, इतनी मार तो आप खा ही सकते हैं। मिंग उसे कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें पता है कि वो दिन रात प्रैक्टिस करती रहती है और उसकी कल्टीवेशन भी मेरे बराबर पहुंच चुकी है, अगर उसने मुझे मारा तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा। नेक्स्ट सीन में मिंग को दिखाते हैं, मिंग आगे बढ़ता है और जाकर लैंसो को किस करता है और वो भी उसे कुछ नहीं कहती और वो इस बात के लिए मान जाती है कि वो हर प्रैक्टिस के बाद लैंसो को किस कर सकता है। लैंसो शर्माते हुए मिंग से कहती है, क्या ये तरीका काम किया? मिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ ये तरीका काम कर गया, मेरी बॉडी के अंदर मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत सारा प्योर एनर्जी है, मेरी सारी की सारी थकान भी दूर हो गई है। लैंसो शर्माते हुए मिंग से कहती है, अच्छा ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के बाद याद रखना तुम्हें मेरे पास आना है। ये बात सुनने के बाद मिंग फिर से आगे बढ़ता है और उसकी थोड़ी पे हाथ रखते हुए जैसे उसे किस करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर मास्टर ब्याफू आ जाते हैं और खांसते हुए कहते हैं, अपने आसपास भी देख लिया करो, तुम तो यहीं पर लगे पड़े हो। वो दोनों ही मास्टर ब्याफू को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर ब्याफू उन दोनों से कहते हैं, चीफ ने तुम दोनों को बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में काफी सारे बच्चे चीफ के पास जाते हैं। चीफ सामने अपनी चेयर पर बैठे होते हैं। चीफ उन सब से कहते हैं, मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलवाया है क्योंकि तुम सब लोग मैजिकल एरिया के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। मैजिकल केव ओपन होने वाली है 6 दिन के बाद। चीफ उन सब से कहते हैं, इस मैजिकल केव को टाइजी सेक्टर वालों ने बनाया था जो कि एक एंशिएंट सेक्टर था, अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। उन्होंने इस मैजिकल केव को अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया था, लेकिन अब हम सारे सेक्टर्स इसको यूज करते हैं अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करने के लिए। ये मैजिकल केव हर 30 साल में एक बार ओपन होती है, लेकिन हर बार इसका डेंजर लेवल पहले से बढ़ता जाता है। लास्ट टाइम हमारे रेड सन सेक्टर से 10 लोग गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बचकर वापस आए थे। चीफ की बात सुनने के बाद वो सारे बच्चे सोच रहे होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा हाई डेथ रेट है, इस तरह तो हम सब लोग वहाँ पर मारे जाएंगे। चीफ उनसे कहते हैं, तुम सब लोग टोटल 12 लोग हो, मैंने तुम सब लोगों को खुद सिलेक्ट किया है, तुम सब लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि मैजिकल केव के अंदर जा सको, लेकिन हम तुम सभी बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे। अगर तुम में से कोई भी अभी भी यहाँ से वापस जाना चाहता है तो वापस जा सकता है। उनमें से 5 बच्चे आगे बढ़ते हैं और चीफ से कहते हैं, प्लीज चीफ, हम लोग इस मैजिकल केव में नहीं जाना चाहते, हम क्विट करते हैं। चीफ उन सब से कहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम 5 वापस जा सकते हो। 5 लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद अब टोटल 7 लोग पीछे बचते हैं। चीफ उन 7 से कहते हैं, एक वॉरियर के अंदर हिम्मत और हौसला होना चाहिए कि खतरे से निपटने के बाद ही तुम्हें रिवार्ड मिलता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी मिलती है। चीफ उन सब से कहते हैं, एल्डर के साथ तुम लोग ट्रेजर रूम में जाओ, वहाँ पर जाने के बाद तुम सब लोग अपने लिए 2-2 वेपन्स को चूज कर सकते हो और ऐसे वेपन्स को चूज करना
जिन्हें तुम यूज कर सकती हो। फिर वो सारे बच्चे एल्डर के साथ ट्रेजर रूम की तरफ जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं, जबकि वहीं पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी से चलने वाला ग्लव होता है। मिंग अपने मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तलवार या फिर कोई दूसरा वेपन उठाना चाहिए, क्योंकि आपके फाइटिंग स्टाइल तलवारबाजी नहीं है बल्कि आप पंचेस का यूज करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इन ग्लव्स को यूज करना चाहिए। और ये ग्लव बहुत ही पावरफुल वेपन है। ये एक 8 क्लास का वेपन है। इसको अपने हाथ के ऊपर पहनने की वजह से आपकी स्ट्रेंथ और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं पर बिमिंग एक शूज को भी उठाती है जो कि निम्बस शूज होते हैं। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर ये प्योर लेदर से बनाए गए हैं जो कि एक मॉन्स्टर की बॉडी से लिया गया था। ये शूज अगर कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट पहनेगा तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप इसे अपने फ्लैश टैप के साथ यूज करेंगे तो इसकी स्पीड तो डबल हो जाएगी और आपको कोई देख भी नहीं पाएगा। आपकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश जाता है। मिंग अपने एक हाथ पर ग्लव पहन लेता है और साथ ही वो दोनों शूज भी पहन लेता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैजिकल केव रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वो सारे बच्चे अपने लिए दो वेपन्स को चूज कर लेते हैं। चीफ उन सब से कहते हैं, लगता है कि तुम सब ने अपने अपने लिए वेपन्स को चूज कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने वही वेपन्स चूज किए होंगे जिनको तुम आसानी से यूज कर सकते हो। चीफ उन सब से कहते हैं, जैसे कि तुम सबको इस बारे में पता चल ही गया होगा, 30 साल पहले जब वो मैजिकल केव ओपन हुई थी, मैंने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और मैं वहाँ से जिंदा वापस आया था, इसलिए मैं तुम्हें इस सब के बारे में बता सकता हूँ। चीफ अपने पास एक मैप ओपन करते हैं और उन सब से कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें वहाँ पर जाकर सर्वाइव कैसे करना है, वहाँ पर खजाना कैसे ढूंढना है। चीफ उन सब से कहते हैं, वैसे तो मैजिकल केव बहुत ज्यादा बड़ी है, इस मैप के ऊपर जितना भी एरिया है ये उस मैजिकल केव का सिर्फ 10% है कि कोई भी उसकी डीपर लेयर में नहीं जा सका, इसलिए तुम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ पर हम लोग नहीं जा सके तुम्हें वहाँ पर जाना है, यानी कि उसकी डीपर लेयर्स में जाना है। वहाँ पर तुम्हें ऐसा खजाना मिलेगा जिसको अभी तक किसने भी एक्सप्लोर नहीं किया। और यहीं पर हमारी एपिसोड 39 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।